हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम। ठीक है, क्लास 11th के लिए आज हम लोग बायोलॉजी में कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? एंजाइम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम किस तरह से कार्य करते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, इन सब टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं, एंजाइम की बात करते हैं। देखिए, एंजाइम को वीकर के नाम से भी जाना जाता है। एंजाइम को क्या कहते हैं? वीकर भी कहा जाता है। ठीक है, बीकर नहीं, वीकर। ठीक है, वीकर मीन्स एंजाइम। जो एंजाइम शब्द है, एंजाइम शब्द का प्रयोग या एंजाइम की खोज सबसे पहले कुहने नाम के वैज्ञानिक ने 1878 में की थी। किसने की थी? एंजाइम की खोज या एंजाइम शब्द का प्रयोग कुहने नाम के वैज्ञानिक ने 1878 में की थी। इन्होंने एंजाइम्स की खोज किस में? ईस्ट में किया था। कहाँ पे? ईस्ट, जो एक कोश की कवक होता है। और जो एंजाइम्स होते हैं यह क्या होते हैं? ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम्स जैव उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक मीन्स बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं उत्प्रेरक का काम क्या होता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना। क्या करना? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना या प्रेरित कर देना। ठीक है, इसी प्रकार से जैव उत्प्रेरक अर्थात एंजाइम क्या होते हैं? यह किसी जीवित कोशिका या जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाएंगे एंजाइम? जीवित कोशिका या जीव के शरीर में, जीव या कोशिका में पाए जाते हैं एंजाइम। ठीक है और ये एंजाइम क्या करते हैं? अभिक्रिया की दर को कई गुना बढ़ा देते हैं। ठीक है, लाख गुना तक क्या करते हैं? ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। कौन सी अभिक्रिया को? जो जैविक अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं, अर्थात जीव के शरीर में या कोशिका में पाए जाते हैं। तो कोशिका या जीव में होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम जैविक अभिक्रिया कहते हैं। तो एंजाइम क्या करता है? जो जैविक अभिक्रियाएं होती हैं उनकी दर को कई गुना बढ़ा देने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये जीवित कोशिका में पाई जाती है इसलिए एंजाइम्स को क्या कहते हैं? बायोकैटलिस्ट कहा जाता है या जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, तो एंजाइम कोशिका में पाए जाएंगे। अगर हम इनकी रासायनिक प्रकृति की बात करते हैं कि एंजाइम रासायनिक रूप से होते क्या हैं, तो जो सभी एंजाइम्स होते हैं रासायनिक रूप से ये प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स क्या होता है? प्रोटीन होता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। समझ में आया? कुछ एक्सेप्शन है कि कभी कभी क्या होता है कि आरएनए का नाम सुना आप लोगों ने? तो आरएनए होता है, यह आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है। ठीक है, तो ऐसे जो एंजाइम होते हैं जो आरएनए के बने होते हैं उनको राइबोजाइम कहा जाता है। क्या कहते हैं? राइबोजाइम। राइबोजाइम कहते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जितने भी सभी एंजाइम होते हैं वह क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, अर्थात प्रोटीन ही क्या बनाते हैं? एंजाइम बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एक्सेप्शन या अपवाद क्या है? राइबोजाइम को छोड़ करके, क्योंकि जो राइबोजाइम होता है वह आरएनए का बना होता है या वहाँ पे आरएनए एंजाइम्स की तरह कार्य करता है। ठीक है ना? तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो एंजाइम जिसका क्रिस्टलीकरण किया गया तो कौन सा एंजाइम? यूरिएज। यूरिएज एंजाइम कौन सा एंजाइम? यूरिएज एंजाइम को सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किया गया था। क्या किया गया था? क्रिस्टलीकरण।
क्रिस्टलीकरण, अर्थात यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टल बनाया गया था। लेकिन इस एंजाइम को किसने क्रिस्टल बनाया? तो स्टैनले, किसने? स्टैनले ने सबसे पहले एंजाइम यूरिएज का क्या किया था? क्रिस्टलीकरण किया था। ठीक है, सबसे पहले एंजाइम को खोजा किसने? कुहने ने खोजा था। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? बायोकैटलिस्ट कहते हैं या जैव उत्प्रेरक कहते हैं। और एंजाइम जीव के शरीर में या कोशिका में पाए जाते हैं या किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और पहला जो एंजाइम है जिसका क्रिस्टलीकरण किया गया वह एंजाइम कौन सा है? यूरिएज एंजाइम है। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एंजाइम किस तरह से कार्य करते हैं। देखिए, हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में हजारों की संख्या में क्या होती हैं? जैविक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जो जैविक अभिक्रियाएं हैं ये हर एक अभिक्रिया के लिए, हर एक रिएक्शंस के लिए क्या होता है? उसके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम कैसे होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम स्पेसिफिक होता है, हर एक अभिक्रिया के लिए उसका एक एंजाइम होता है। ठीक है, समझ में आया? तो जैसे हम बहुत सारे एंजाइम्स की बात कर लेते हैं, तो जैसे ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रिया है, उसमें क्या होता है? 10 चरणों की अभिक्रिया होती है। तो हर एक स्टेप पे क्या होता है? एक अलग अलग एंजाइम क्या होता है? यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एंजाइम कैसे हैं? स्पेसिफिक हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एंजाइम के, जैसे हेक्सोकाइनेज है, ठीक है, यूरिएज है, और कौन सा एंजाइम? ठीक है, एल्डोलेज है। ठीक है, तो बहुत सारे क्या हैं? एंजाइम्स होते हैं। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, एक्सेट्रा आदि। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? किसी एक विशेष अभिक्रिया को ही क्या करते हैं? कैटलाइज करते हैं, अर्थात उसकी दर को बढ़ाते हैं। कोई दूसरा एंजाइम उस अभिक्रिया के दर को बढ़ाने का कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो एंजाइम्स कैसे होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। सॉरी, देखिए, एंजाइम्स जिस पदार्थ पर कार्य करते हैं या जिस पदार्थ को वो प्रेरित करते हैं, कैटलाइज करते हैं, उस पदार्थ को कहा जाता है क्रियाधार। क्या कहते हैं? क्रियाधार कहते हैं। क्रियाधार, या इंग्लिश में सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट या क्रियाधार। शॉर्ट फॉर्म में इसको एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंजाइम जिस पदार्थ को क्या करते हैं? प्रोडक्ट में या उत्पाद में बदलते हैं, वह उसका क्या होता है? क्रियाधार होता है या सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, और अगर एंजाइम्स की बात कर रहे हैं तो एंजाइम्स, मान लीजिए यह एंजाइम है, प्रोटीन का बना है, इसमें एक विशेष स्थान होगा। क्या होगा? एक विशेष स्थान होता है या साइट होता है। ठीक है, मान लीजिए यह साइट है। ठीक है, और इसी स्थान पे क्या होता है? यह जो सबस्ट्रेट है वह जाकर के जुड़ता है, और इस स्थान को कहा जाता है सक्रिय स्थल। इस स्थान को क्या कहते हैं? सक्रिय स्थल कहते हैं। सक्रिय स्थल। सक्रिय स्थल को इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव साइट। क्या कहते हैं इसे? एक्टिव साइट कहा जाता है। समझ में आया फ्रेंड्स? तो एंजाइम्स के पास क्या होता है? एक एक्टिव साइट होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट या जो क्रियाधार होता है वह जुड़ता है, और फिर एंजाइम क्या करता है? उस अभिक्रिया को प्रेरित करता है या उसको उत्पाद में बदलता है। ठीक है, समझ में आया? तो आइए आगे देखते हैं कि एंजाइम किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनके कार्य करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो इन सबको रफ कर दिया जाए। आइए, ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे कि एंजाइम की क्रियाविधि कैसी होती है, यह कैसे कार्य करता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं एंजाइम रासायनिक रूप से किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, एंजाइम की क्रियाविधि वह किस तरह से कार्य करता है, मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो आप यहाँ पे यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाने वाला हूँ जिसको आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और ये रही दूसरी लाइन। चलिए यहाँ पर देखेंगे, ये ग्राफ वाई एक्सिस पे क्या है, विभव ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी है, विभव ऊर्जा है। एक्स एक्सिस पे क्या है, अभिक्रिया की दर, क्या है, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया दर है। ठीक है, किस तरह से अभिक्रिया आगे बढ़ रही है। इस स्थान पे यहाँ पे सबस्ट्रेट या क्रियाधार की ऊर्जा है और यहाँ पे ऊर्जा है प्रोडक्ट की। यहाँ पे बनता है एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे यह जो अवस्था है इसको कहते हैं संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट, इंग्लिश में कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, यहाँ पर यह है ग्राउंड स्टेट, क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, और आप ये जो ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी है इसको आप डेल्टा या G1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो एनर्जी है इसको आप G2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन दोनों के बीच में जो गैप होगा इसको आप डेल्टा G से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा G क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं एंजाइम्स किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं इनके पास क्या होता है कि एक एक्टिव साइट होता है। क्या होता है, एक्टिव साइट होता है। ये हो गया इसका एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का मतलब क्या होगा, कौन सी अवस्था है, सक्रिय स्थल होता है। क्या होता है, सक्रिय स्थल। ठीक है, अब इस सक्रिय स्थल पे क्या जुड़ता है, S जुड़ता है या सबस्ट्रेट जुड़ता है यहाँ पर, और फिर यह क्या करते हैं, इसको किस में बदल देते हैं, प्रोडक्ट में बदल देते हैं। तो एंजाइम क्या करता है, जो एंजाइम है और ये जुड़ता है S से सबस्ट्रेट से, और फिर बनाता है एक ES कॉम्प्लेक्स, और फिर ES कॉम्प्लेक्स टूटता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में। अर्थात जो एंजाइम है यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, एंजाइम अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है,
एंजाइम अभिक्रिया की दर को तो बढ़ाते हैं लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एंजाइम कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। फिर से पुनः क्या होता है? एंजाइम क्या होता है? अलग हो जाता है, ठीक है। आप देख रहे हैं जो एंजाइम है यह सबस्ट्रेट के साथ बंधता है और फिर सबस्ट्रेट को किस में बदल देता है? प्रोडक्ट में, अर्थात क्रियाधार को उत्पाद में बदल देता है, ठीक है ना। तो यह बदलता कैसे है और अभिक्रिया की दर को बढ़ाता कैसे है? देखिए, जो एंजाइम है वह क्या करता है? किसी भी अभिक्रिया के लिए एक विशेष ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और उस ऊर्जा को कहा जाता है सक्रियण ऊर्जा। क्या करते हैं? सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए? अभिक्रिया को, किसी अभिक्रिया को क्या चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब यह जो एक्टिवेशन एनर्जी है यह बिना एंजाइम के बहुत अधिक होती है किसी अभिक्रिया के लिए, लेकिन एंजाइम क्या करता है? इस सक्रियण ऊर्जा को, एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत कम कर देता है या बहुत अधिक मात्रा में एंजाइम बंधने के बाद सबस्ट्रेट से एनर्जी उत्पन्न करता है, जिससे जो सक्रियण ऊर्जा है वह क्या होती है? कम हो जाती है। तो जो सबस्ट्रेट होता है वह उत्पाद में बदल जाता है या अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? देखिए, इस ग्राफ में आप आसानी से समझ सकते हैं। तो कोई भी क्रियाधार है या कोई भी पदार्थ है उसकी एक क्या होती है? एनर्जी होती है। ऐसा नहीं है कि उसका एनर्जी जीरो होगा। अगर किसी भी पदार्थ की एनर्जी जीरो है इसका मतलब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये कोई एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, कोई एक क्रियाधार है जिसका एनर्जी का लेवल ये है, क्योंकि ये ग्राफ जो वाई एक्सिस है एनर्जी के लेवल को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ से जीरो है तो इसके ऊपर क्या है? कुछ ऊपर क्या है? सबस्ट्रेट की एनर्जी है, ठीक है। तो ये रहा इसकी एनर्जी का लेवल और इस एनर्जी लेवल को क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ठीक है, ग्राउंड स्टेट है। अब ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं आप लोग, यह प्रदर्शित कर रहा है कि अभिक्रिया की जो दर है इस प्रकार से है। और जब क्या होता है? एंजाइम, बिना एंजाइम के एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है तो यहाँ पे एनर्जी का लेवल ये रहता है, बहुत ही हाई रहता है, ठीक है। और ये जो स्टेट होता है इसे कहते हैं संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो सक्रिय ऊर्जा क्या होती है? सक्रिय ऊर्जा, देखिए, जो ग्राउंड स्टेट है और जो संक्रमण स्टेट है दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, उसी को कहते हैं डेल्टा जी या सक्रिय ऊर्जा। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है? यहाँ पे मान लीजिए G1 है और जो संक्रमण ऊर्जा क्या है? वह क्या है? G2 है, ठीक है। तो G1 और G2 के गैप को क्या कहते हैं? डेल्टा जी कहते हैं या सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? G2 माइनस G1, क्योंकि G2 की वैल्यू हाई है तो क्या होगा? G2 माइनस G1 या डेल्टा जी, यह क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी होता है, ठीक है, यह सक्रिय ऊर्जा होती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो गैप है बिना एंजाइम के, यहाँ पे एंजाइम ये ES कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, और यहाँ पे एंजाइम नहीं रहेगा, ठीक है ना। बिना एंजाइम के जो सक्रिय ऊर्जा है वह क्या होती है? बहुत अधिक होती है। ES कॉम्प्लेक्स यहाँ पे नहीं बनेगा, ये एंजाइम वाली अभिक्रिया है। तो बिना एंजाइम के जो संक्रमण अवस्था है इसकी एनर्जी का लेवल बहुत ही ज़्यादा रहता है या एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर क्या होती है? धीमी होती है। इसके बाद जो सबस्ट्रेट है वह क्या है? धीरे धीरे प्रोडक्ट में बदलता है रहता है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे जो प्रोडक्ट का एनर्जी है यह भी जीरो नहीं होता है, तो ये जीरो से क्या होगा? ऊपर ही होगा। समझ में आ रहा है? जीरो नहीं रखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नीचे ला करके मिला देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए दूसरा जो है अभिक्रिया, यह किसके द्वारा है? कैटलाइज्ड है, अर्थात एंजाइम और सबस्ट्रेट यहाँ पे बनेंगे इस अवस्था में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सक्रिय ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी है, वह
इसकी तुलना में, बिना एंजाइम वाले की तुलना में क्या है, बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम काम कर रहा है जो कि सक्रिय ऊर्जा को क्या करता है, कम कर देता है। कैसे कम करता है, जो इसका एंजाइम का एक्टिव साइट है यह सबस्ट्रेट से जुड़ता है और क्या करता है, कौन से बंधों द्वारा, सहसंयोजक नहीं, ठीक है ठीक है, जैसे वांडर वाल फोर्स है, हाइड्रोजन बंध है, इन बंधों के द्वारा ये जुड़ते हैं, तो यहाँ पे ये एनर्जी मुक्त करते हैं, जिससे ये एनर्जी क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, एनर्जी गैप देखिए बहुत कम हो गया, अर्थात जो एक्टिवेशन एनर्जी है इस अभिक्रिया के लिए, कैटलाइज अभिक्रिया के लिए बहुत कम हो जाती है, तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है, और जो सबस्ट्रेट है वह क्या होता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है। इस प्रकार से एंजाइम क्या करते हैं, जुड़ करके पदार्थ के साथ, सबस्ट्रेट के साथ जुड़ करके जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम करने का कार्य करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं एंजाइम अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो यहाँ पे देखिए जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है तो यह अभिक्रिया क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। यहाँ पे इस अवस्था में आने के बाद यह जो सबस्ट्रेट है यह प्रोडक्ट में भी बदल सकता है और किस में आ सकता है, पुनः फिर से ES कॉम्प्लेक्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या है, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये क्या होगा, रिवर्सिबल। लेकिन फिर क्या होगा, अगर एंजाइम सबस्ट्रेट किस में बदल गया, एंजाइम और प्रोडक्ट में बदल गया, तो फिर प्रोडक्ट कभी भी वापस सबस्ट्रेट में नहीं आ सकता, इसलिए ये रिएक्शन कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, ये स्टेप कैसा है, इरिवर्सिबल है। एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो गए हैं, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, लो है, तो फिर से यह हाई एनर्जी में आना चाहेगा नहीं, क्योंकि क्या होगा, सभी मॉलिक्यूल्स क्या चाहते हैं, लो एनर्जी स्टेट में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो अब सबस्ट्रेट क्या हो गया, प्रोडक्ट में बदल जाता है। इस प्रकार से ये जो एंजाइम्स होते हैं वह क्या करते हैं, कार्य करते हैं, अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, और जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको घटाते हैं, अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, बहुत ही अधिक बढ़ा देने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम के कार्य करने की क्या थी, विधि थी। इस प्रकार से एंजाइम क्या करते हैं, कार्य करते हैं और अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो जो एक एंजाइम अगर किसी भी अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो वो बार बार क्या करता है, स्वतंत्र होता है और फिर से अगले परमाणु के साथ, अगले कंपाउंड या यौगिक के साथ जुड़ करके क्या करता है, फिर से नई अभिक्रिया को वह क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसलिए अगर थोड़ी सी मात्रा में भी एंजाइम क्या है, उपलब्ध है, तो वह अपना कार्य बार बार करता रहता है। ठीक है, क्योंकि वह भाग नहीं लेता है अभिक्रिया में। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं कि अभिक्रिया की दर को, जो एंजाइम है, एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जो एंजाइम की जो उत्प्रेरित करने की क्षमता है या उसकी एक्टिविटी को इफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर दिया जाए। तो अब बात करने वाले हैं हम लोग कि एंजाइम किस तरह से क्या करते हैं, किसी भी कारक के द्वारा प्रभावित होते हैं। किसको, एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, फैक्टर्स। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो कारक है इसकी हम लोग बात करेंगे तापमान की या टेम्परेचर की। ठीक है, तापमान मीन्स टेम्परेचर। देखिए, तापमान या टेम्परेचर किस प्रकार से अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः जो कोई भी जीवधारी होता है तो उसके लिए क्या होता है, जो अनुकूलतम तापमान होता है वह 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है, 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो अगर जो एंजाइम है वह कहाँ पे उपस्थित होते हैं, जीवित कोशिकाओं में या मनुष्य के शरीर में या जीवों के शरीर में उपस्थित होते हैं, तो अनुकूलतम तापमान जो जीवधारी के लिए होता है वही अनुकूलतम तापमान क्या होता है, एंजाइम के लिए भी होता है। तो एंजाइम के लिए अनुकूलतम तापमान क्या होता है, 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
अनुकूल तापमान है ये, ठीक है। अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत ही अधिक तापमान बढ़ाया जाए तो क्या होगा? जैसे जैसे हम क्या करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे, ठीक है, तापमान बहुत अधिक हो गया तो तापमान अधिक बढ़ने पे आप लोग जानते हैं एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना। एंजाइम प्रोटीन का बना होता है। तो बहुत अधिक तापमान बढ़ाने पे ये जो प्रोटीन होता है या ये जो एंजाइम होते हैं ये नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो जब प्रोटीन नष्ट हो गया अर्थात एंजाइम नष्ट हो गया तो वह कार्य नहीं कर पाएगा, ठीक है, अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी। तो बहुत अधिक तापमान होने पर एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं। और अगर तापमान क्या हो गया, बहुत कम हो रहा है, इससे भी ज़्यादा घट रहा है, तो एंजाइम की जो अभिक्रिया की दर होती है वह क्या होती है? धीमी पड़ने लगती है या कम होने लगती है, ठीक है। ठंडी के मौसम में क्या होता है? आलस आने लगता है। क्यों? इसी एंजाइम की कारण होता है। अगर एंजाइम्स ठीक तरह से कार्य करेंगे तो आलस नहीं आएगा। क्या होगा? ठंडी लगती है, तापमान कम रहता है, आलस आने लगता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम की जो दर है, जो कार्य करने की क्षमता है, वह धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से अनुकूलतम तापमान क्या होता है? 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर आप इसको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे कितना है? 0 है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। यहाँ पे आगे फिर क्या है? 60 है। इस तरह से ये क्या है? टेम्परेचर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंजाइम की जो अभिक्रिया की दर है, ठीक है, इधर इस साइड क्या है? अभिक्रिया की दर है। तो क्या होती है? एंजाइम की एक्टिविटी 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे क्या होती है? अधिक होती है या अनुकूलतम होती है। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बहुत अधिक तापमान पे क्या होते हैं? कार्य करते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं जीवाणु की। कौन सी? जीवाणु की। तो बहुत सारे जीवाणु ऐसे होते हैं, थर्मोफिलस जीवाणु जो होते हैं वह बहुत अधिक तापमान पे लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी ये क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। तो इनके शरीर में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स रहते हैं वो क्या होते हैं? अधिक तापमान पर भी क्या होते हैं? सक्रिय बने रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीवाणुओं को क्या कहा जाता है? थर्मोफिलस कहा जाता है। ऐसे जीवाणुओं को क्या कहते हैं? थर्मोफिलस कहते हैं, ठीक है, जो अधिक तापमान पर जीवित रहते हैं। और इनके एंजाइम्स क्या होते हैं? 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये पहला कारक था तापमान। दूसरा कारक जो है वह क्या है? पीएच, ठीक है, पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच क्या करता है? एंजाइम को प्रभावित करता है, एंजाइम की दर को प्रभावित करता है। तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं और कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो बेसिक पीएच पे वर्क करते हैं या एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो मैं दो एग्जाम्पल बताने वाला हूँ एंजाइम का। पहला एंजाइम जो है पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन जो एंजाइम है यह एंजाइम स्टमक, कहाँ से? स्टमक से रिलीज होता है, स्टमक की दीवार से। और यह किस पीएच पे? एसिडिक पीएच पे एक्टिव रहता है, क्योंकि जो स्टमक का पीएच होता है वह कैसा होता है? एसिडिक, अबाउट 3 होता है। स्टमक का पीएच कितना होता है? अबाउट 3 होता है। तो एसिडिक पीएच पे ये पेप्सिन एंजाइम वर्क करता है। ये एंजाइम कहाँ का है? स्टमक का। अगर एक दूसरे एंजाइम्स की बात करते हैं, इंटेस्टाइन के एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, ट्रिप्सिन, कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन, यह पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम है ट्रिप्सिन। और ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, सॉरी, ट्रिप्सिन एंजाइम बेसिक पीएच, कौन से पीएच पे? बेसिक पीएच पे एक्टिव रहता है। और यहाँ पे पीएच होता है अबाउट, स्मॉल इंटेस्टाइन का अबाउट 8। तो ये बेसिक पीएच पे सक्रिय रहता है। तो आप देख रहे हैं जो एंजाइम्स हैं वो पीएच के अगेंस्ट स्पेसिफिक होते हैं। कुछ स्टमक में जो एसिडिक मीडियम में एक्टिव रहते हैं और कुछ किस में एक्टिव रहते हैं? बेसिक मीडियम में एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पे पीएच क्या होगा? 7 से ज़्यादा, और यहाँ पे पीएच क्या होगा? 7 से कम होगा। तो इस तरह से क्या होते हैं एंजाइम्स, या पीएच क्या करता है? एंजाइम्स की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है या प्रभावित करता है, ठीक है, समझ में आया? तो ये 2 कारक हो गए। तीसरा जो कारक है बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है क्रियाधार या सबस्ट्रेट की सांद्रता, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्या है?
क्रियाधार या सबस्ट्रेट की सांद्रता। ठीक है, रफ कर दिया जाए। तीसरा कारक क्या है? क्रियाधार की सांद्रता, क्रियाधार की सांद्रता। ठीक है, देखिए इसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, जिसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं वो क्रियाधार की सांद्रता के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ये क्रियाधार की सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है और ये अभिक्रिया की दर, ठीक है, किसको? अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित कर रहा है वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे जैसे ये है Km, जैसे जैसे अभिक्रिया की जो सबस्ट्रेट है, क्रियाधार है, कौन है? क्रियाधार, अर्थात S से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। जैसे जैसे जो सबस्ट्रेट है जिस पे एंजाइम काम करने वाला है, जिसको प्रोडक्ट में बदलने वाला है, जैसे जैसे इसकी सांद्रता को बढ़ाया जाता है, क्या होता है? अभिक्रिया की दर बढ़ती जाती है। ठीक है, अभिक्रिया की दर क्या हो रही है? बढ़ती जाती है। तो एक समय ऐसा आता है कि अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, और इस लेवल को, इस दर को क्या कहते हैं? वी मैक्स कहते हैं। अर्थात जो अभिक्रिया की दर है वह क्या है? अधिकतम है। ठीक है, ये क्या है? वी मैक्स होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद आप कितना भी जो कंसंट्रेशन है यह बढ़ाते जाएंगे, अभिक्रिया की दर नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि मान लीजिए एंजाइम्स की संख्या कितनी है? 100, एंजाइम्स की संख्या 100 है, और ये जो सबस्ट्रेट है इसकी संख्या कितनी है? शुरू में 50 है। तो 50 है, अब इस समय बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि 50 एंजाइम तो 50 सबस्ट्रेट से बंध जाएंगे, लेकिन अभी 50 बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस टाइम भी सबस्ट्रेट कितना है? एंजाइम 100 है, सबस्ट्रेट कितना है? 50 है इसकी संख्या। इसको बढ़ाया जाएगा तो अभी यहाँ पे 50 खाली हैं, तो क्या होगी? अभिक्रिया की दर क्या होगी? अभी बढ़ रही है। लेकिन अब क्या हो, मान लीजिए यहाँ पे अभी 50 बचे थे, ठीक है, 100 है, ठीक है, अब क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे 60 किया जाए, अभी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। 70 कर दिया जाए, अभी भी इंक्रीज होगा। 80 किया जाए, इसी तरह मान लीजिए 100 कर दिया जाए, तो 100 करने के बाद क्या होगी? ये जो अभिक्रिया की दर होगी वह क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, नियत हो जाएगी। तो यहाँ पे यह कांस्टेंट हो गई है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जो 100 एंजाइम्स हैं वो 100 सबस्ट्रेट के साथ क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो कोई भी एंजाइम इसके बाद खाली नहीं बचता है, इसलिए अभिक्रिया की दर क्या होती है? नियत हो जाती है, अर्थात कांस्टेंट हो जाती है। समझ में आया? तो एक समय के बाद क्या होगा, जब सभी एंजाइम सैचुरेटेड हो जाते हैं, अभिक्रिया की दर क्या होती है? कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो Km है यह प्रदर्शित करता है क्या? कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट का, और इस वैल्यू पे क्या होता है? अभिक्रिया की दर क्या होती है? वी मैक्स की क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, तो ये वी मैक्स का क्या है? हाफ पॉइंट है, और इस पॉइंट पे क्या होता है? जो Km होता है ये क्या है? कंसंट्रेशन होता है सबस्ट्रेट का। ठीक है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है। ठीक है, Km की किसकी मात्रा है? सबस्ट्रेट या क्रियाधार ही है। ठीक है, इस मात्रा पे जो वी मैक्स होता है उसका जो अभिक्रिया की दर होती है वह क्या होती है? आधी होती है वी मैक्स की। ठीक है, इस रिलेशनशिप को एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसको माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन, माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन क्या होता है? V इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस अपान Km प्लस एस। ठीक है, ये रिलेशनशिप है। इसके अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इस इक्वेशन को माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन कहा जाता है। अब इस पे डिपेंड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, या तो बाकी वैल्यू दी गई है, Km की वैल्यू पूछी जाएगी, या Km की वैल्यू और सब वैल्यू दी गई हैं, Vmax की वैल्यू पूछी जाएगी, या V की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो और
बाकी सभी वैल्यू दी जाएंगी, कोई एक वैल्यू एब्सेंट रहेगी जिसको क्या करना होगा, इस इक्वेशन पे प्लेस करके वैल्यू को क्या करके सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, वी मैक्स की या के एम की या वी की वैल्यू क्या होगी। इस तरह से क्या करते हैं हम इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या करते हैं वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हो गया। तो ये क्या है, फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं एंजाइम्स के दर को या एंजाइम्स की एक्टिविटी को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनहिबिशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इनहिबिशन क्या होता है। ठीक है, तो आइए इसको रफ करते हैं, इसके बाद इनहिबिशन की बात करते हैं। इनहिबिशन अर्थात संदमन, इनहिबिशन क्या होता है, संदमन कहलाता है। संदमन, ठीक है, संदमन मीन्स इनहिबिशन। तो कुछ पदार्थ क्या करते हैं एंजाइम के साथ जुड़ करके उसके जो पदार्थ क्या करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, एंजाइम की क्षमता को क्या करते हैं या अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं संदमन कहते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, उन्हें क्या कहते हैं संदमक कहते हैं, और यह प्रक्रिया संदमन कहलाती है। मतलब कुछ पदार्थ क्या करते हैं एंजाइम की जो क्षमता होती है, जो दर होती है, उसको क्या करते हैं कम कर देते हैं, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं संदमन कहते हैं। ठीक है, सॉरी एक मिनट। क्या होगा, कुछ पदार्थ क्या करते हैं एंजाइम को क्या करते हैं धीमा कर देते हैं, अर्थात संदमित कर देते हैं। क्या करते हैं संदमित कर देते हैं या धीमा कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं संदमन कहते हैं। क्या कहते हैं संदमन कहते हैं। एंजाइम को धीमा कर देंगे या संदमित कर देंगे, इसी प्रक्रिया को संदमन कहते हैं। और जो पदार्थ क्या करते हैं उसको धीमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं संदमक कहते हैं। क्या कहते हैं संदमक या इनहिबिटर कहते हैं। क्या कहते हैं इनहिबिटर कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे अभी हम लोग संदमक के या इनहिबिटर के। तो देखिए जो संदमन है इनहिबिशन है यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, संदमन या इनहिबिशन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है कॉम्पिटिटिव, कैसा होता है कॉम्पिटिटिव, और दूसरा होता है अनकॉम्पिटिटिव। क्या होता है अनकॉम्पिटिटिव। ठीक है, चलिए ये दो मुख्य रूप से हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है प्रतिस्पर्धात्मक। यहाँ पे क्या होती है प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। ठीक है, अनकॉम्पिटिटिव यहाँ पे प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। ठीक है, देखिए कैसे प्रतिस्पर्धा होती है, इसमें जो प्रतिस्पर्धात्मक होता है या कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, इसमें जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम है और इसका क्या है यहाँ पे एक्टिव साइट है, और इस एक्टिव साइट से क्या जुड़ता है सबस्ट्रेट जुड़ता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे इनहिबिटर होता है, जो कौन सा पदार्थ है इनहिबिटर का पदार्थ होता है, ये इनहिबिटर, ये क्या है इनहिबिटर है, और इनहिबिटर और जो सबस्ट्रेट होते हैं इनकी संरचना क्या होती है आपस में समान होती है। तो ये जो लाल रंग का है सबस्ट्रेट है और आई से क्या है इनहिबिटर। तो यहाँ पे दोनों में क्या होता है प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होती है। कहाँ पे इस साइट पे बंधने के लिए,
कहाँ पे, इस साइट पे, एक्टिव साइट पे बंधने के लिए। कौन सा साइट है ये, एक्टिव साइट पर बंधने के लिए, ठीक है ना। तो एक्टिव साइट पे बंधने के लिए दोनों में, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में कंपटीशन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन देना चाहें तो यहाँ पे देखिए एंजाइम है प्लस क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, इससे क्या बनता है, ES कॉम्प्लेक्स, फिर क्या बनता है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनता है। तो इसी ES पे, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो ES कॉम्प्लेक्स जहाँ पे एंजाइम है, इसी एंजाइम से क्या जुड़ता है, यहाँ पे इनहिबिटर भी क्या करता है, कंपटीशन शो करता है, ठीक है। और क्या करता है, एक एंजाइम और इनहिबिशन का क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, EI कॉम्प्लेक्स बनाता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाया इसने, EI कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है। फिर से ये क्या हो सकता है, इनहिबिटर अगर रिलीज हो गया तो फिर से ये एंजाइम और इनहिबिटर में ब्रेक हो सकता है। तो इसी स्टेप पे क्या होता है, ये इनहिबिटर बाइंड करते हैं। अगर एग्जांपल की बात करते हैं इसकी, तो एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल है मैलोनेट, ठीक है। कौन सा एग्जांपल है, मैलोनेट। ये ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, एक एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ये इस एंजाइम का क्या होता है, इनहिबिटर होता है, और यह रेस्पायरेशन से संबंधित, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसको इनहिबिट कौन करने का काम करता है, मैलोनेट इनहिबिट करता है, ठीक है, समझ में आया। तो अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर में देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो एंजाइम और सबस्ट्रेट हैं दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करता है और क्या बनाता है, ES कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब यहाँ पे ये एंजाइम और प्रोडक्ट में ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनहिबिटर किसके साथ बाइंड करता है, यहाँ पे इनहिबिटर ES कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है और क्या बनाएगा, एक ESI कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यहाँ पे ES कॉम्प्लेक्स से इनहिबिटर बाइंड करता है और यहाँ पे किससे बाइंड करता है, सीधे इनहिबिटर एंजाइम से बाइंड करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में, ठीक है। इसका एक एग्जांपल होता है कैम्प्थोसिन, एक इनहिबिटर है और इसका यूज मोस्टली कैंसर के लिए किया जाता है। किसमें, कैंसर के लिए, कैंसर में। तो ये होता है एंजाइम इनहिबिशन या इनहिबिटर, समझ में आया। तो यहाँ पे आप लोगों ने, ठीक है, स्टडी कर लिया कि एंजाइम्स को इनहिबिट कैसे किया जाता है, ठीक है, या उनको धीमा कैसे किया जाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टडी करेंगे, अभी एंजाइम्स के और भी पार्ट्स बचे हैं, जैसे एंजाइम का नामकरण या इसका वर्गीकरण, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइम का नामकरण या वर्गीकरण, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।